हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिया शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन थी और साथ ही शाहरुख की आने वाली मूवी पठान का क्रेज उस पर इस कदर छाया हुआ था कि खुद को रिया पठान कहकर बुलाती थी। ऐसे ही एक सुबह रिया कॉलेज जा रही थी अपनी डिग्री लेने, जिस पर उसकी माँ आशा उसे रोकते हुए कहती है, रिया 1 मिनट रुक, बाहर जा रही है तो ये सामान की लिस्ट और पैसे ले जा, शाम को आते हुए ले आइयो। अच्छा माँ ठीक है, ले आऊंगी। याद से लेकर आइयो, भूल जाती है तू, बाद में बोलेगी मुझे याद नहीं रहा। अरे पठान अपनी जुबान के पक्के होते हैं, मैंने एक बार बोल दिया ना ले आऊंगी तो ले आऊंगी। ये ज्यादा पठान पठान मत बोला कर खुद को। और तुझे पता है ना, शाहरुख खान की इस मूवी पर कंट्रोवर्सी चल रही है। किसी ने सुन लिया तो उसके समर्थन में है, पीट के चला जाएगा कोई। अरे पठान के जितने दुश्मन है ना, उनसे कहीं ज्यादा उनके दोस्त हैं। कुछ नहीं होगा मुझे, अच्छा अब मुझे जाने दो। रिया इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और कॉलेज जाकर अपनी डिग्री लेकर घर वापस आ जाती है। शाम को वो न्यूज में अपनी फेवरेट शाहरुख की मूवी पठान के लिए विरोध की खबरें सुनकर कहती है, कैसे लोग हैं, अभी मूवी आई भी नहीं है और सिर्फ एक गाने के चलते एक मूवी को बॉयकॉट करने में लगे हैं। कोई नहीं, ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ना, तो मैं समर्थन प्रदर्शन करूंगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझी? बहुत हो गया तेरा ये पठान का भूत। कल तुझको लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो रेडी रहियो। पर माँ, मुझे अभी शादी करने का मन नहीं है। तेरे मन से नहीं चलती दुनिया, और तेरी पढ़ाई पूरी हुए भी 2 साल हो गए। अब बहुत अच्छा रिश्ता आया है, इसलिए अब कोई मनमानी नहीं। रिया भी अपनी माँ की बात मान लेती है और अगले दिन आए राहुल नाम के लड़के को पसंद कर लेती है। राहुल भी रिया को देखकर रिश्ते के लिए हाँ कर देता है और 1 हफ्ते के अंदर ही दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद पहली रात राहुल रिया से कहता है, रिया जी देखिए, हमारी शादी ना बहुत ही जल्दी में हुई है, इसलिए मैं आपके लिए ना कोई गिफ्ट नहीं ले पाया आज रात को देने के लिए, लेकिन आप अभी बता दो आपको क्या चाहिए। राहुल जी, आपको सच में मुझे गिफ्ट देना है तो अगले हफ्ते शाहरुख खान की मूवी पठान रिलीज हो रही है, वो दिखा देना। पहले दिन पहला शो। मैंने आज तक शाहरुख खान की मूवी पहले दिन और पहले शो ही देखी है। अच्छा इतनी सी बात है, ठीक है मैं आपको मूवी दिखाने चलूंगा। रिया बहुत खुश हो जाती है ये सुनकर, जिसके बाद वो दोनों अपनी पहली रात को एंजॉय करते हैं और अगले दिन रिया उठकर अपनी पहले रसोई की रस्म का खाना बनाकर अपने पति और सास विमला के लिए लाती है और टेबल पर खाना रखते हुए बोलती है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब मौसम बदलने वाला है। क्यों बहू, बाहर हवा चल रही है क्या ठंडी, या आंधी आ रही है? बता क्या हुआ? और मौसम बदलने वाला है तो छत पर कुछ कपड़े सुखाए थे मैंने अभी नहाने के बाद, वो उठा के नीचे ले आइयो। अरे माँ आप भी ना, आपकी बहू ने ना पठान मूवी का एक डायलॉग मारा है और आपने उसे सच समझकर क्या क्या बोल दिया। डायलॉग? बहू ये कौन सा डायलॉग है, मैंने तो नहीं सुना। माँ जी, अभी अगले हफ्ते आने वाली है शाहरुख खान की मूवी पठान, उसी का डायलॉग है, मुझे इंतजार है उस मूवी का। अच्छा जी, ऐसा क्या है उस मूवी में? वही मार धाड़ होगी। आजकल ये फिल्म बनाने वाले लोग यही करते हैं, फालतू की मार धाड़ भर देंगे फिल्म में और लो बन गई फिल्म। अरे माँ जी, आपको पता नहीं है क्या, ये यशराज बैनर की अब तक की सबसे महंगी मूवी है और इसे IMAX कैमरे से शूट किया गया है इस मूवी को। रिया जी पठान बहू बाद में बनना, पहले माँ को खाना परोसो, कहीं आपके पठान मूवी के प्रमोशन में ना खाना ठंडा ना हो जाए। सही कहा आपने, मैं तो भूल ही गई। रिया अपनी पहली रसोई का खाना सबको बनाकर खिलाती है, जिसको खाकर उसकी सास उसकी बहुत तारीफ करती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। 2 दिन बाद रिया राहुल के साथ शॉपिंग करके घर आती है तो विमला उसे टोकती हुई कहती है, बहू ये क्या, तू शॉपिंग पर गई थी? अरे अभी तो तेरी शादी हुई है, कितने सारे नए कपड़े हैं तेरे पास, शादी के 2 दिन बाद ही तुझे शॉपिंग करनी पड़ी थी। माँ जी, मैंने खास चीज की शॉपिंग की है ना, मैं ना पठान मूवी में जैसी ड्रेस दीपिका ने पहनी है ना, वैसी ही ड्रेस लेकर आई हूँ। मैं जब राहुल जी के साथ हनीमून पर जाऊंगी ना, तब पहनूंगी। बहू तो कुछ ज्यादा ही पागल नहीं है पठान मूवी के लिए? कोई बात नहीं माँ, सब होते हैं अपने फेवरेट स्टार की मूवी के लिए, रिया भी है तो कोई बुरी बात नहीं है। राहुल के समझाने पर उसकी माँ विमला आगे कुछ नहीं बोलती और रिया भी अपनी ड्रेसेस लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन रिया पर पठान मूवी का क्रेज इतना छाया था कि वो उठते बैठते सोते जागते या तो पठान मूवी की ट्रेलर दोहराती रहती या फिर मूवी के गाने गाती रहती। विमला तो अपनी बहू की इस हरकत से परेशान हो गई थी, लेकिन नई नवेली बहू को ऐसे ज्यादा डांटना अच्छा नहीं रहेगा,
ये सोचकर वो कुछ नहीं बोलती। अब पठान मूवी को रिलीज होने में एक दिन था। उस दिन शाम को रिया सारी तैयारियां कर रही थी। तभी उसके घर उसकी पड़ोसन शारदा आती है और विमला से बातें करते हुए बोलती है। अरे विमला बहन, सुना तुमने क्या हो रहा है? पता है ये जो नई फिल्म आ रही है ना शाहरुख खान की, पठान, उस पर लोगों का कितना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अपने मोहल्ले से अभी एक झांकी निकली है और कहकर गए हैं कि कोई भी मूवी देखने नहीं जाएगा। क्या सच में? और नहीं तो क्या, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? चाहो तो टीवी में न्यूज देख लो। भाई कल तो घर से बाहर जाने में खतरा है। कहीं लोगों ने समझ लिया कि पठान मूवी देखने जा रहे हैं तो फालतू में कूट देंगे। बहू तो शाहरुख की फैन है, वो तो कितनी उतावली है इस फिल्म के लिए। अब बहू को रोकूं तो रोकूं कैसे? अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। मैंने सोचा तू मोहल्ले में तो निकलती नहीं है, इसलिए मैं तुझे बता दूँ। शारदा वहाँ से चली जाती है और विमला सोच में पड़ जाती है कि अपनी बहू को कैसे रोको। अगली सुबह पठान मूवी के रिलीज डे को रिया सुबह जल्दी उठकर सारा काम करके फ्री होती है फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए। और जैसे ही राहुल और वो तैयार होकर निकलने लगते हैं तो विमला अपने कमरे से दर्द से करहाते हुए आती है। अरे बेटा, तुम कहीं जा रहे हो क्या? दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ, आपको कहीं दर्द हो रहा है? हाँ बेटा, कमर में और घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, उठा भी नहीं जा रहा। बड़ी मुश्किल से बाहर आई हूँ। माँ आपकी इतनी तबीयत खराब है, आपने बताया क्यों नहीं? रिया चलो माँ को कमरे में लेके चलो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। लेकिन राहुल जी, पठान मूवी। हद है रिया, माँ की इतनी तबीयत खराब है और तुमको अपनी मूवी की परी है। चले जाएंगे किसी और दिन, अभी माँ की तबीयत खराब है, पहले उनको देख ले। राहुल का ये जवाब सुनकर रिया गुस्से में बोल पड़ती है। कोई तबीयत खराब नहीं है माँ जी की, माँ जी बस नाटक कर रही हैं ताकि मैं मूवी देखने ना जाऊँ। तुम पागल हो? माँ ऐसा क्यों करेंगी? और तुम मूवी के पीछे इतनी बड़ी पागल हो गई कि तुम्हें मेरी माँ की तकलीफ झूठ लग रही है? क्योंकि झूठी हैं, तुम्हारी माँ झूठ बोल रही हैं। रिया राहुल रुक जा, बहू सही कह रही है। विमला अपने बेटे को अपनी बीवी पर हाथ उठाते देखकर बोल पड़ती है। हाँ, बहू सही कह रही है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों ये मूवी देखने जाओ, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि बेटा बाहर मूवी के लिए विरोध हो रहा है और मैंने सुना है जो ये मूवी देखने जाएगा उसको विरोध वाले मारेंगे। माँ जी मुझे पता है, क्योंकि मैंने कल आपकी और शारदा आंटी की बातें सुन ली थी। लेकिन आप खुद सोचिए, शाहरुख खान कितना बड़ा स्टार है और वो किसी के बलबूते पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत से इतने आगे आया है। और ऐसी बेकार सी बात के लिए विरोध के चलते हम उस इंसान की मूवी देखने नहीं जाएंगे। अगर वो कोई स्टार किड होता तो मैं जाती भी नहीं, लेकिन शाहरुख खान सेल्फ मेड स्टार है। हाँ माँ, और कुछ नहीं होगा, कोई हमला नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ आप भी चलो मूवी देखने। राहुल और रिया के समझाने पर विमला को समझ आता है और वो अपने बच्चों के साथ खुद भी पठान मूवी देखने जाती है और मूवी को खूब एंजॉय करती है। किरण एक समझदार और मेहनती लड़की थी। उसकी शादी रंजन नाम के लड़के से हो जाती है। उसके परिवार में उसकी सास माला, ससुर मनोज, देवर प्रीतम जो कि एक नंबर का आलसी था और देवरानी कम्मो रहते थे। पूरे घर की जिम्मेदारी बड़े बेटे रंजन के कंधों पर थी। पर एक दिन अचानक ऑफिस से घर आते समय रंजन का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद घर की आर्थिक हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि कहने ही नहीं। ऐसे ही एक दिन सासू माँ, घर के हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। अगर आप बुरा न माने तो मेरे पास एक उपाय है इस मुश्किल समय से बाहर निकलने का। अच्छा, तो अब तू बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं। पर माँ जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। चुप करो माला तुम। बहू, तू मुझे बता, क्या तरकीब है तेरे पास? पापा जी, सर्दियाँ आ रही हैं, तो क्यों ना हम रजाइयाँ बुनने का काम शुरू कर दें? लेकिन बहू, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तरह तरह की रुइयां खरीद सकें। वो क्या है ना पापा जी, मैंने सफाई करते हुए देखा था कि घर में बहुत सारी पुरानी रजाइयाँ पड़ी हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते। हम उनको नए सिरे से बुनकर कम दामों में बेच सकते हैं। ये ठीक कहा बहू तूने। यही करते हैं और जरूरत पड़ी तो मैं भी तेरी मदद करूंगा। किरण अपना रजाई बुनने का कारोबार शुरू कर देती है।
पूरे शहर में उसकी रजाइयों का नाम हो जाता है। वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगती है। ऐसे ही एक दिन उसके पास बहुत बड़ी कंपनी का ओनर ऑफर लेकर आता है। Kiran ji, I want 50 blankets. For this, I will pay you 10 lakhs. Can you please make 50 blankets? जी हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार कर देंगे। Okay, then great. हमें ये 3 महीने में चाहिए। जी बिल्कुल मिल जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। शाम को किरण घर जाती है। तब पापा जी, मम्मी जी, कहाँ हैं आप? जल्दी से आइए। अरे नास पीटी, धीरे बोल, इतना चिल्ला क्यों रही है? सॉरी माँ जी, सॉरी। वो क्या है ना, आज मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पूरे 10 लाख का। अरे अरे बाप रे, इतने पैसे! अब तो खुशियाँ घर आएंगी। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट किरण को मिलता है, घर में सभी उसकी मदद करने लग जाते हैं। 3 महीने बाद किरण अपने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे लेकर घर आती है। घर में सभी लोग किरण का खूब मान सम्मान करने लगते हैं, पर ये सब देखकर उसकी देवरानी कम्मो को बहुत जलन होती है। वो मन ही मन सोचती है, 4 पैसे क्या ले आई घर में, सब इसकी तारीफ करने लग गए। सारा काम चौपट ना करवा दिया ना, तो मेरा नाम भी कम्मो नहीं। इस तरह वक्त बीतता जाता है। किरण को और भी बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने लगते हैं। देवर जी सुनिए ना, ये रजाइयाँ उठाकर जरा कमरे में रख दीजिए। प्रीतम फटाफट से सारी रजाइयों को उठाकर कमरे में रख देता है। जब रात में सब सो रहे होते हैं तो छोटी देवरानी कम्मो चुपके से हाथ में चाकू लिए उस कमरे में जाती है जहां रजाइयां रखी होती है। कम्मो रजाइयों पर चाकू चलाने लगती है। अगली सुबह जब किरण उठकर उस कमरे में जाती है तो देखती है कि चारों तरफ रुई बिखरी हुई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी, पापा जी, जल्दी आइए। अरे फिर से कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया क्या? नहीं माँ जी, देखिए ना, ये क्या हाल हो गया रजाइयों का। कौन है जिसे हमारी खुशियाँ हजम नहीं हो रही? आए, मुझे तो लगता है कि चूहे ने कुतर दिए। मैं आज ही बाजार से चूहे मारने की दवाई लेकर आती हूँ। किरण बात को संभालते हुए सारा काम दोबारा शुरू कर देती है। वो रजाइयां बुनने लग जाती है। कुछ वक्त बीतता है और किरण को फिर से बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। वो सारी रजाइयां बुनकर फिर से उसी कमरे में रखवा देती है और चुपके से उस कमरे पर नजर रखती है। इस बार फिर कम्मो हाथ में चूहेदानी बंद दो बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे लेकर उसके कमरे में जाती है और जैसे ही वो चूहेदानी खोलने लगती है तभी किरण उसका हाथ दबोच लेती है। माँ जी, पापा जी, जल्दी आइए यहाँ। अरे बहू, क्यों चिल्ला रही है? रात को भी चैन नहीं। अरे क्या हो गया डायन, कुछ तो बता। देखिए माँ जी, आखिरकार रजाइयाँ चोरी करने वाला चोर पकड़ा ही गया। क्या? कहाँ है? बता मुझे। आज उसकी खैर नहीं। रजाई की तरह आज उसको कूट दूंगी। खून खौल रहा है मेरा। बता कौन है? यही है वो माँ जी, देखिए, और आज ये चूहे लेकर आई थी। अरे नहीं नहीं माँ जी, दीदी को कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो यहाँ रजाइयों की देखभाल करने आई थी, सच में। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही ये सब किया, मेरी ही गलती है। मैं अपनी जलन और नफरत के चलते इतनी अंधी हो गई थी कि मुझसे दीदी की तरक्की बर्दाश्त ही नहीं हुई और मैंने ये सब किया। माला कम्मो की बातें सुनकर गुस्से से तिलमिला जाती है और उसे धक्के देकर
घर से बाहर निकालने लगती है। तभी किरण बोलती है, माँ जी रुकिए, इसे अपनी गलती का एहसास है और इतना ही बहुत है मेरे लिए। प्लीज आप इसे घर से मत निकालिए। अरे कमबख्त, नास पीटी, सीख कुछ बड़ी बहू से। विधवा होते हुए भी उसने इस घर की सारी जिम्मेदारी कितने अच्छे से संभाली, हमको संभाला, और तू नालायक उसके लिए साजिश रच रही है। शर्म आनी चाहिए। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने आपके साथ ये सब किया। कोई बात नहीं कम्मो, मैंने तुम्हें माफ किया और अब से हम सब मिलकर इस काम को आगे ले जाएंगे। भाभी, कम्मो के साथ साथ मुझे भी माफ कर दो। घर का छोटा बेटा होने के नाते मुझे भी आपकी बराबर मदद करनी चाहिए थी, पर मैं बेकार नल्ला घर पर ही पड़ा रहता था। आई एम रियली सॉरी भाभी। इस तरह कम्मो और प्रीतम दोनों को ही अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो किरण का उसके काम में हाथ बटाते हैं। इस तरह किरण की सूझबूझ और समझदारी से सब कुछ ठीक हो जाता है। वो अपने कारोबार और परिवार दोनों को लेकर आगे बढ़ती है। इस तरह खुशी खुशी उनका परिवार एक साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी मेहनती ठंड बहुत है रजाई वाली बहू? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई मेहनती बहू है? अगर हाँ, तो चाय पीते पीते हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।